हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन शॉर्ट डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल यू कैन से, शॉर्ट एवरेज रखें ध्यान। ठीक है जी, इस आर्टिकल को कर लेते हैं, फिर स्पेशल केस बना देंगे एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है जी, इसका डायग्राम लेते हैं पहले तो। सपोज करिए ये है आपका ये माइनस क्यू चार्ज है, ये डाइपोल की बात कर रहे हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है, ए बी पॉइंट के ऊपर लोकेटेड है। सपोज ए पॉइंट है, दिस बी पॉइंट इज सेंटर ऑफ द डाइपोल। ओ लेंथ इसकी टोटल 2L होती है, तो इधर को L बची सेंटर से और इधर को भी L ही बची। ये एंगल सपोज थीटा है, तो मैंने बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, भी थीटा ही होगा, ध्यान लगाएं। ठीक है, एक और चीज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा मैं यहाँ को। ये आ गया। ठीक है जी, सो ये वाली डिस्टेंस ले लेते हैं R1 और ये वाली ले लेते हैं R2। ठीक है, ये चलो डिस्टेंस कुछ भी ले लो, इसको हम ले लेते हैं R2 और इसको ले लेते हैं R1। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये। ठीक है, सो this observation point, ये वाला I was saying this was R1, suppose this is plus Q charge here present at point B, डाइपोल वाला ये चीज़ होने वाली है यहाँ पे। ठीक है जी, अच्छा अब कौन बताएगा मेरे को कि यदि ये इधर को L है, इस ट्राइंगल में AOM दिख रहा है आपको, इसको N बोल दो। AOM में यदि ये L है तो ये थीटा है, तो थीटा वाली लाइन पे इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, L cos थीटा। सिमिलरली यदि ये इधर को L है, ये आप चलते हैं ट्राइंगल NBO में, राइट एंगल है ये भी, NBO में ध्यान लगाएंगे, यदि ये L है तो ये थीटा वाली लाइन पे इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, उसे लेके N तक, L cos थीटा। ठीक है जी, अब सेंटर ऑफ द डाइपोल से जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ द डाइपोल से जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, वो हमेशा हम क्या लेते हैं R। ठीक है, R है PO, PO है R। और यदि डाइपोल शॉर्ट है, ध्यान लगाएंगे अब, ये शॉर्ट डाइपोल है तो उसकी लेंथ इज वेरी वेरी लेस देन ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको R, जो PO के बराबर मैंने बताया, यदि लेंथ आपके शॉर्ट डाइपोल के लिए L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो उस केस में हम ये जो आपने लाइनें आगे को बढ़ाई हैं ना, ये डॉटेड है, ये बढ़ाइए ना आगे को, तो इस उस केस में फॉर शॉर्ट डाइपोल जो PM डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस ये R2 के बराबर होगी लगभग, मतलब AP के बराबर होगी, मतलब R2 के बराबर होगी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस जो है, ये जो दिख रही है PM, ये इसके बराबर होगी यदि डाइपोल शॉर्ट है। ठीक है, और दूसरी वाली डिस्टेंस ये देखें इधर, ये जो आपकी डिस्टेंस है PN, ये
पी एन, दिख रही है आपको पी एन, ये होगी बराबर पी पी के शॉर्ट डाइपोल के लिए, और वो कितनी है बोलो, R1। ठीक है, सो ये होने वाला शॉर्ट डाइपोल के लिए। ये ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए कि R2 और R1 क्या होने वाले हैं। हाँ, R1 हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा, फिगर से ध्यान लगाएं। R1 मैंने बताया कि R1 जो है वो है आपका ये, ठीक है। तो R1 क्या होने वाला है, इधर देखो जरा, यहाँ से P से लेके O तक की डिस्टेंस कितना है बोलो, R, और P से लेके N तक कितना है बोलो, L cos थीटा। तो ये कितना बचा इधर को, PN, तो PN जो है वही तो है R1, यदि डाइपोल शॉर्ट है। तो PN हो जाएगा R माइनस L cos थीटा, तभी बचेगा इधर को R1, R माइनस L cos थीटा। तो फटाफट बता दो कि ये जो दूसरी है ये क्या होने वाली है, R2। R2 तो दिख रहा है, ये PM के बराबर होगी, वो यहाँ से लेके यहाँ तक R है, ये सारा R है, और आगे को L cos थीटा है M तक, O से लेके M तक, तो बन जाएगा R प्लस L cos थीटा। ठीक है, अब डिस्टेंस से पता है, तो इस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा पॉइंट P पे, डिस्टेंस पता होनी चाहिए, V1 मान लेते हैं। और इस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे, इसका V1 मान लो, इसका V2 मान लो, इसका पोटेंशियल यहाँ पॉजिटिव होगा, इसका यहाँ नेगेटिव होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब मान लेते हैं प्लस Q का, एट कौन सा पॉइंट P इज, बोलो फॉर्मूला, V1 बोल देते हैं कांस्टेंट के चार्ज बटे डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स R, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है बोलो, R1। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ माइनस Q का कौन बताएगा, एट पॉइंट P, बोलो मान लेते हैं V2 कांस्टेंट के, और यहाँ मैंने बोला चार्ज नेगेटिव है अभी, तो डिस्टेंस R2 है इसका पॉइंट P से, तो नेगेटिव Q बटे R2 हो जाएगा। देयरफॉर नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों की वजह से ऐड हो जाएगा, अभी मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया पोटेंशियल्स का। सो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी इज, बोलो जी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। सो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू पुट कर दो, कि Q कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/R1, और प्लस है यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 1/R2, ये होने वाला है। से होगा नेट पोटेंशियल पे। अब कुछ नहीं है, यहाँ इसको आप जल्दी से इसमें वैल्यूज पुट कर दो, R1 और R2, ये R1 की वैल्यू है और ये R2 की वैल्यू है। ठीक है, दिस वाज R1। सो इसको मैं मिटा रहा हूँ अब, ये सो R1 की वैल्यू ये वाली, R माइनस एल कॉस थीटा पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू के क्यू, बोलो अंदर 1/R1, R1 मीन R माइनस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, इसको बोल दो ना 1, इसको बोल दो 2, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है जी, R माइनस एल कॉस थीटा आ गया। ठीक है जी, R1 की माइनस 1/R2, R प्लस एल कॉस थीटा, सॉल्व करिए, थीटा है ये। सो V इज इक्वल टू के क्यू, बोलो जी एलसीएम, एलसीएम यही आ गया, R माइनस एल कॉस थीटा, ब्रैकेट में ले लो, और इधर आ गया R प्लस एल कॉस थीटा। चलिए भी, इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा, ऊपर से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा, इससे ऊपर एक से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये है क्या, ये तो ब्रैकेट में है R माइनस एल कॉस थीटा, माइनस है ना बाहर, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। सो ये आ जाएगा जो V इज इक्वल टू के क्यू, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो R से R कैंसिल, और L माइनस इंटू माइनस प्लस L कॉस थीटा, L कॉस थीटा 2 बार आ जाएगा तो 2L कॉस थीटा हो जाएगा ये, और बटे में जो बचा वो लिख दो। तो जी बटे में आपके पास ये बचेगा कि A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बी की जगह L कॉस थीटा है। सो ये बन जाएगा आपके पास ये ए स्क्वेयर का मतलब R स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, L स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा।
सही होने वाली है। और अगले स्टेप में फिर इस के की जो वैल्यू है इसको आप लिख देंगे 1/4πε0। चलो लिख दो अभी के ही है। वी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, क्या बताया था मैंने, डाइपोल मोमेंट पी। ठीक है, पी कॉस थीटा बचा ऊपर बटे के की वैल्यू होती है 4πε0 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ। और ये तो भाई दिस इज दी फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, और यदि हम स्पेशल केस करना चाहें तो फिर एक्सियल लाइन पे चला गया और फिर इक्वेटोरियल पे चला गया, तो यहाँ से आपका बड़े आराम से वो आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये फार्मूला नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट, डाइपोल शुड बी शॉर्ट। स्पेशल केस ये बनने वाले हैं, देखिए पहला बन जाएगा एक्सियल लाइन पे, पी इज एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे होता है यदि ये पॉइंट, तो मुझे कौन बताएगा कि डायग्राम कैसे थी, कुछ ऐसे था ना डाइपोल, यहाँ था पॉइंट पी ये। तो यदि पॉइंट पी यहीं आ जाए, सेंटर से दूरी ले रहे थे ऐसे, हम थीटा एंगल ले रहे थे, तो थीटा जीरो हो जाएगा एक्सियल लाइन पे। थीटा वैल्यू कम जीरो, जीरो पुट करो यहाँ, देयर फोर इसको बोल दो 3 या 4 जो भी है, फ्रॉम 3 क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू पी कॉस जीरो। हाँ, कॉस जीरो तो 1 होता है, तो पी आ गया बटे 4πε0 आर स्क्वेयर माइनस क्या बचा यहाँ, कॉस स्क्वेयर थीटा, कॉस स्क्वेयर जीरो माइनस एल स्क्वेयर ही बचेगा। ठीक है जी, बोलने का मतलब हो गया कि ये आएगा आंसर, फिर ये आंसर होता है एक्सियल लाइन पे। कॉस जीरो 1 हो गया ना, बस यहाँ 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, पी पॉइंट ये आ गया। तो एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल ये होता है, पी डाइपोल मोमेंट है डाइपोल का। अच्छा, यदि पहला केस था, दूसरा केस क्या हो सकता है, पॉइंट भी चला जाए इक्वेटोरियल लाइन पे, पी इज एट यही जाओ इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे तो आपको पता ही है कि फिर तो यहाँ चला जाएगा पॉइंट, तो ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 90 यहाँ भरेंगे तो जीरो होता है कॉस 90। तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे हमेशा क्या होता है, जीरो, याद रखेंगे। इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो ये था आपका डाइपोल। और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और करते हैं कि क्या है आगे। आगे है कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, डाइपोल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं आप। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। इसमें नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। सपोज करिए ये कोई आपका ये है कोई OABC, OABC चार्ज फ्री रीजन है ये। ठीक है जी, इसमें कोई चार्ज नहीं है मान लो। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है इसमें। सो वो जी है चार्ज फ्री रीजन। ठीक है, सो यदि मैं किसी
चार्ज को इस रीजन में लेके आता हूँ इन्फिनिटी से, सपोज मैं यहाँ लेके आ गया, Q1 है ये, इस पॉइंट पे लेके आ गया, तो मुझे, क्योंकि ये चार्ज फ्री रीजन है, इसमें किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा था। सो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा मेरे को इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए तक लाने के लिए, Q1 को। अब मान लेते हैं Q1 जो है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से इसकी तरफ खींचा गया वेक्टर, वो R1 है। तो मैं इस Q1 का पोटेंशियल पता करूँगा किसी पॉइंट पे जो आपका है यहाँ पे, ये मान लेते हैं B पॉइंट है, ये पॉइंट B है, ठीक है। ये R1 इसका पोजीशन वेक्टर है, और इधर को R2 ले लो, ठीक है जी, इधर को R2 ले लिया मैंने, ठीक है। सो ये पॉइंट, अब एक बार फिर मैं बता दूँ क्या बोल रहा था मैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम टू चार्जेस का सिंपल मतलब है कि उन चार्जेस को इन्फिनिटी से लाना है, जो चार्जेस आप लेके आएंगे उनको इन्फिनिटी से लाना है टू देयर रेस्पेक्टिव लोकेशंस। सो जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन एज ए in the form of, you can say, potential energy. So amount of work done to bring charges from infinity to their present, to their respective locations, ठीक है, is called simply potential energy. So यहाँ दो चार्जेस को लेके आ रहे हैं, जब Q1 को लाना पड़ेगा, क्लू में चार्ज फ्री रीजन है, O A B C कैसा रीजन है बोलो, चार्ज फ्री, कंसिडर ए चार्ज फ्री रीजन, नाम लिख दिया उसका मैंने, ठीक है। नो वर्क इज डन टू ब्रिंग Q1 टू लोकेशन A फ्रॉम इन्फिनिटी, बिकॉज कुछ किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो नो वर्क इज डन, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ ठीक है, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा B पे, तो पहले मेरे को यहाँ ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा। अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ लगाएंगे इन ट्रायंगल OAB, तो ये बन जाएगा आपका A वेक्टर, ये B वेक्टर, और ये बनेगा रिजल्टेंट, तो मतलब OA प्लस AB इज इक्वल टू हो जाएगा रिजल्टेंट OB, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये। तो मेरे को चाहिए AB, तो AB हो जाएगा यहाँ से OB माइनस OA, तो AB हो जाएगा यहाँ से, OB की वैल्यू बोलो R2, वेरी गुड, माइनस R1, और यदि मैग्नीट्यूड ही लेना है मेरे को, तो फिर मेरे को इसको मॉडुलस के अंदर बंद करना पड़ेगा ऐसे, R2 माइनस R1, ये होने वाला है। अभी डिस्टेंस मेरे को पता लग गई, ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा कि और एक चार्ज लेके आना है बाहर से Q2, कौन सी लोकेशन पे लेके आना है, यहाँ पे लेके लाना है B पे, तो अब वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे होगा, ठीक है। सो नाउ टू ब्रिंग चार्ज Q2 एट पॉइंट B, वर्क डन कितना होगा, क्योंकि अब इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q1 का एग्जिस्ट कर रहा है ना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इसकी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है यहाँ पे, तो वर्क तो करना पड़ेगा फिर। तो वर्क डन टू मूव किसको लाना भाई, अब Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू कौन से पॉइंट पे लेके आना, B पे, बोलो कितना होता है वर्क डन। तुम्हें पता है कि पोटेंशियल होता है W/Q, जिसको लेके आए Q0, तो W हो जाएगा पोटेंशियल कितना है उस पॉइंट पे मल्टीप्लाई बाई जिसको लेके आए, तो वर्क डन हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा W इज इक्वल टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो उस पॉइंट पे यदि किसी चार्ज का लग रहा है, तो इस पॉइंट पे किसका पोटेंशियल लग रहा है, Q1 का। सो इलेक्ट्रिक लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q1 एट B मल्टीप्लाइड बाई जिसको लेके आए, किसको लेके आए बोलो, Q2 को। तो पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल होगा उसका नहीं होगा, वो किसी और चार्ज का होगा जो उसके नियर बाई होगा, ये Q1 है वो, तो ये यही पोटेंशियल, यही आपका वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा सिस्टम ऑफ टू चार्जेस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, इस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे, चार्ज बटे डिस्टेंस 1/4 पाई Q1 बटे डिस्टेंस AB, ये R2 माइनस R1,
ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस मैंने ली है यहाँ पोजीशन वेक्टर्स के रूप में, ये R1 मल्टीप्लाइड बाई Q2। तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। ठीक है। सो भाई Q1 को लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ा बिकॉज मेरे पास चार्ज फ्री रीजन था। सो Q1 को लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ा, W इज इक्वल टू 0 टू ब्रिंग Q1। लेकिन दूसरे को लाने के लिए वर्क करना पड़ा, ये W डैश करना पड़ा, जो भी है W डैश, यही W डैश फिर पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा इस सिस्टम में जो 2 चार्जेस का है। क्लियर हुई बात। तो सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की करते हैं अब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, बिल्कुल सेम ऐसे करना है। सो मान लेते हैं ये आपका यहाँ चार्ज बैठा हुआ है, ये है Q1, या जैसे Q2, Q3। अभी हम इसको डायग्राम बना रहे हैं, अभी समझाएंगे, अभी बाद में ध्यान से सुनेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस ले लो कुछ, इनके बीच का ले लो कुछ, इनके बीच का ले लो कुछ। तो ये आ गया Q1। ठीक है। ओरिजिन से ये दूर है, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे लिख लेते हैं R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो R2 है, ओरिजिन से इनकी तरफ खींचा गया वेक्टर है ना, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R3 है। ठीक है जी। और इसके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं R12 ले लेते हैं, चलिए R12, इसका ले लेते हैं R23, और ये है 13 R13। ठीक है जी। और ये पॉइंट ले लेते हैं हम, इसको पॉइंट A पे लेके आए, फिर इसको पॉइंट B पे लेके आए, फिर इसको पॉइंट C पे लेके आए। ठीक है जी। सो ये फिगर आपका। ठीक है। सो अभी शुरू में डायग्राम मैंने बना दी, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि जो हम शुरू में लेके आए हैं ना चार्ज को, वो Q1 है, और वो चार्ज फ्री रीजन में लेके आए थे, वो पहले भी मैंने बताया आपको। सो नो वर्क इज़ डन टू ब्रिंग बट Q1, वर्क डन कितना होगा 0 Q1 को लाने के लिए, बिकॉज वो चार्ज फ्री रीजन में लेके आए हैं उसको। सो नो वर्क इज़ डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A। ठीक है। ओके। अब आप मेरे को बताओ कि इस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा पॉइंट B पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q1 एट B वो हो जाएगा V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, चार्ज कौन है वो Q1 है, और डिस्टेंस कितना है B से इसका R12, ये होने वाला है। ठीक है। अब B के ऊपर इन्फिनिटी से लेके आना Q2 को। सो वर्क करना पड़ेगा आप, क्योंकि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब वर्क डन। ठीक है। सो वर्क डन टू ब्रिंग Q2 टू पॉइंट, Q2 कहाँ से पॉइंट पे लाना भाई, एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट बोलो, B। ये सो कितना वर्क बताया था मैंने बताया था कि पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन जिसको लेके आए। तो W हो गया पोटेंशियल उस पॉइंट पे मल्टीप्लाइड बाई जिसको लेके आए। तो पोटेंशियल उस पॉइंट के पहले चार्ज का होगा V1 ने बताया मैंने ऊपर, है ना, और जिसको लेके आए वो कौन है Q2। तो ये पुट कर दो, जितना वर्क होगा इसको W1 बोल देते हैं, W1 हो जाएगा V1 की वैल्यू पुट करो, ऊपर से K Q1 बटे R12, और यहाँ को जिसको लेके आए उससे मल्टीप्लाई कर दो। इतना वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी से चार्ज Q2 को पॉइंट B तक लाने में। ठीक है। अब आप Q3 को लाओ, Q3 के ऊपर तो 2 पोटेंशियल लग रहे हैं अभी, अब पॉइंट C पे लेके आना Q3 को इन्फिनिटी से। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि Q3 पे पहले पोटेंशियल चेक करने कर पड़ेंगे कि ये पोटेंशियल लग रहे हैं किस किस के। एक तो लग रहा है Q1 का, डिस्टेंस देखनी पड़ेगी ये वाली, और एक लग रहा है B का,
एक बार फिर पॉइंट सी पे किसको लेके आना है, Q3 को। तो Q3 जिस पॉइंट पे लेके आए वो कौन सा पॉइंट है, सी। तो सी के ऊपर कितने पोटेंशियल लग रहे हैं, एक Q1 का लग रहा है और एक Q2 का लग रहा है। तो ये Q2 के लिए डिस्टेंस देखनी पड़ेगी और Q1 के लिए ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। सो वर्क डन, बिल्कुल ऊपर की तरह लिखो, टू ब्रिंग Q3 लिखना अब यहाँ, वर्क डन टू ब्रिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट सी। फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी लेके आए और यहाँ इन्फिनिटी टू पॉइंट सी लेके आए। कौन बताएगा W2 कितना हो जाएगा, कितने पोटेंशियल लग रहे हैं यहाँ पे, V1 लग रहा है और क्या लग रहा है, एक V2 लग रहा है। V2 मीन्स Q2 का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई जिसको लेके आए, पुट करो वैल्यू। सो आ जाएगा V1 की वैल्यू तो ऊपर भी लिखी थी, बोलो KQ1 ये वाली बटे R12। चलो फिर सिमिलरली इसका पोटेंशियल बताओ यहाँ पे कितना होगा, पॉइंट सी पे डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। तो आ जाएगा KQ2 बटे बोलते जाओ, KQ2 बटे डिस्टेंस R23 मल्टीप्लाइड बाई Q3। ठीक है जी। सो अब टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, एक यहाँ शुरू वाले में तो जीरो ही है, तो W1 प्लस W2। सो टोटल वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। सो आ जाएगा W1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, कॉमन क्या है यहाँ देखते रहना, K की वैल्यू पुट कर दो, K होता है 1/4πε0। हाँ जी, आगे है Q1 Q2 बटे कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस R12 प्लस, यहाँ आ जाओ, K तो बाहर आ चुका, K मीन 1/4πε0, Q1 इस Q3 के अंदर लाओ, Q1 Q3, ये डिस्टेंस ठीक लिखा भाई। ये V1 का पोटेंशियल पॉइंट सी पे, potential of Q1, this is potential of Q2 at कौन सा पॉइंट C। सो Q1 का पोटेंशियल C पे, ये डिस्टेंस R13 होगी यहाँ, ठीक है। और पोटेंशियल ऑफ Q2 है ये एट कौन सा पॉइंट, C पॉइंट, डिस्टेंस R23 होगी, ठीक है। ये R13 होना था यहाँ पे। सो आगे आ गया आपका 1 2, उसके बाद इसको लिख दो, जोड़ना ही है बोलो, इसको और इसको ऐड करो बस, Q3 अंदर ले आओ, तो इसको पहले लिख दो, बन गया कि ये बार आ चुका है Q2 Q3 बटे ये डिस्टेंस R23, और लास्ट में इसको लिख दो Q1 इंटू Q3 बटे R13। तो इतना वर्क होगा। दिस वर्क डन इज इक्वल टू कौन सी एनर्जी हुई, यही पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा इन ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं कि 3 चार्जेस के केस में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो आपने सिंपल बोलना कि जब आपने पॉइंट ए पे इन्फिनिटी से लाना Q1 को, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, नो वर्क इज़ डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, बिकॉज यहाँ कोई चार्ज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ मैंने लिख दिया ये, अब इस पॉइंट पे लेके आना Q2 को, तो वर्क करना पड़ेगा बिकॉज इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। सो वर्क डन क्या होता है फिर, वर्क होता है पोटेंशियल कितना है वहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई जिसको लेके आए, तो पोटेंशियल यहाँ पहले चार्ज का V1 ये मल्टीप्लाइड बाई ये Q2, पोटेंशियल की वैल्यू लिख दी। अब बड़े ध्यान सुनेंगे, अब सी पॉइंट पे Q3 को लेके आना इन्फिनिटी से, तो यहाँ 2 पोटेंशियल लग रहे हैं, एक पोटेंशियल लग रहा है Q1 का, ये देखो पोटेंशियल Q1 का लग रहा है सी पे, पॉइंट सी पे, और एक लग रहा है Q2 का सी पे, Q2 का लग रहा है सी पे। तो डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, सी से डिस्टेंस देखनी है अब यहाँ, तो सी से डिस्टेंस R13 है ये वाली, और ये वाली R23 है, तो लिख दी, और जिसको लेके आए उसको मल्टीप्लाई करना है बाहर। अब टोटल वर्क डन के लिए इनको ऐड कर दो, ये प्लस ये प्लस ये, तो ये लिख दिया मैंने ऐड करके, और K की वैल्यू 1/4πε0 भर दी यहाँ पे। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे लास्ट में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालेंगे एट ए पॉइंट,
पॉइंट आपका आउटसाइड हो सकता है, सरफेस हो सकता है, अंदर हो सकता है। एट ए पॉइंट इन केस ऑफ थिन स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल। देखो भाई, स्फेरिकल शेल का मतलब है चार्ज्ड स्फेरिकल, थिन चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, या होलोस्फीयर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सो भाई ये शुरू करते हैं यहाँ से, और यहाँ हम ले लेते हैं ये वाला, और ये आपका आ गया जी, ये ले लेते हैं शेल, ये आ गई शेल। ठीक है, तो मुझे कौन बताने जा रहा है कि ये आ गई यदि शेल, तो ये है पॉइंट बाहर पी, ये पॉइंट पी है, और ये शेल के ऊपर मैंने बोला इट इज़ ए चार्ज्ड स्फेरिकल होलोस्फीयर, जिस कंडक्टर है मतलब ये। तो कंडक्टर में चार्ज सरफेस पे होता है, तो ये क्यू चार्ज है, और इसका जो रेडियस है वो बोल देते हैं यहाँ से यहाँ तक वो आर है सपोज। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट है सेंटर ए का, वो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी जो है वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे लेते हैं, हमेशा स्मॉल आर, ये। ठीक है जी, और आउटसाइड पॉइंट पे अब अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस थिन चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से। So charge q is uniformly distributed on a surface. For outside point, this thin spherical shell will behave as if we suppose that whole charge is concentrated at the center. तो ये मान लूँगा मैं कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पे concentrated है वो पे। तो अब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या होगी, बोलना जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ q एट p, सबको पता है कि क्या होती है। E इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस r। ठीक है जी, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, सो अब आपने पोटेंशियल की तरफ बढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो फिर आपने क्या करना है कि जो आपका वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होती है, डी वी अपॉन डी आर अभी बताया मैंने। सो डी वी क्या होगा यहाँ से माइनस ई डी आर। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, 1 से वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू, ई की वैल्यू बोलो -1/4πε0 क्यू अपॉन वट, आर स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर, और आगे क्या है डी आर। 1 से वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं किया है ना। और फिर अगले स्टेप में इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्यू अपॉन -v/4πε0 ये आ गया बाहर, और ये बन गई इंटीग्रेशन 1/r² dr। तो 1/r² dr की इंटीग्रेशन कई बार मैंने आपको बताई रह जाएगा v, थ्योरम में नहीं इंटीग्रेट करेंगे तो ये v रह जाएगा, तो रह जाएगा। हाँ, इसकी इंटीग्रेशन क्या बताई थी मैंने, -1/r, ये होने वाला है। ठीक है, -1/r, सो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू ये आ गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ये आपको बताइए कि इस पॉइंट पे इस चार्ज का पोटेंशियल यही होगा, यही यही ये जो लिखा, ये होने वाला है। अच्छा, ये पॉइंट उठ के यदि यहाँ आ जाए सरफेस पे, तो स्मॉल आर किसकी इक्वल हो जाएगा, बोलो कैपिटल आर के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी कैपिटल आर ही होगा। सो दूसरा केस बन जाएगा इसमें, ये तो हो गया फॉर आउटसाइड पॉइंट। पहला केस था फॉर बाहर है पॉइंट, बाहर है, देखो शेल से बाहर है, सेंटर से कितना दूर है, आर डिस्टेंस पे है। फॉर आउटसाइड पॉइंट ये किया हमने अभी, है ना। दूसरा है फॉर सरफेस पॉइंट, सरफेस पे आ गया पॉइंट, तो भाई सरफेस वाले पॉइंट के लिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, यदि यहाँ पे आ गया तो फिर छोटे आर की जगह बड़ा आर लिख देना है आपने बस, तो वी हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तीसरा केस है फॉर इनसाइड पॉइंट, अंदर वाले पॉइंट के लिए क्या होगा। ठीक है, सो भी अंदर इस शेल में जो मैंने आपको बताई थी वो शेल थी आपकी ये थी शेल, ये थी आपकी शेल, ये।
तो मैंने बताया था इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा है और जो चार्ज है वो क्यू है और ये कंडक्टर है बेसिकली, थिन स्फेरिकल शेल एक कंडक्टर ही है, ठीक है। तो रेडियस इसका आर था। सो अंदर वाला कोई पॉइंट लूँगा मैं, यहाँ पे लूँगा, यहाँ पे लूँगा, है ना। तो अंदर वाले पॉइंट में क्या होगा कि अंदर कंडक्टर में इनसाइड चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होती। एक्चुअली होता है ना, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर। सो यदि मैं फॉर्मूला लगाऊँ ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, तो ई तो जीरो है, तो ये हो गया माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर या इनसाइड थिन स्फेरिकल शेल इज जीरो। तो यहाँ से जो वी है उसको क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज ऑलवेज कांस्टेंट और इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये उतनी होती है जितनी सरफेस पे होती है, दैट इज इक्वल टू वी एस। यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे मान लो पोटेंशियल 5 वोल्ट है ऐसे समझने के लिए, तो इस पॉइंट पे भी उतना ही होगा जितना यहाँ है। तो इस पॉइंट के लिए चाहे कितने दूर है सेंटर से, यहाँ भी 5 वोल्ट ही होगा। अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट ही होता है और कांस्टेंट कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है। यदि सरफेस पे मैंने आपको 5 वोल्ट दे दिया तो अंदर किसी भी पॉइंट पे 5 वोल्ट ही होगा, सेंटर पे भी 5 वोल्ट ही होगा, रखें ध्यान, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने ये सीखा, यदि मैं ग्राफ बनाऊँ यहाँ पे तो ये आने वाला है ग्राफ में, देखो ये इधर को मैं वी ले लेता हूँ और इधर को मैं आर ले लेता हूँ और ये सेंटर है शेल का ओ, दिस इज सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल। ये जो बनाई थी हमने शेल, ये शेल, ठीक है। सो ये बोल रहा था मैं, ये आ गया सेल का सेंटर ना ये। तो यहाँ मैं बना रहा हूँ इसको, ये इधर को आर है सपोज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और इधर को वी है पोटेंशियल, ये सेंटर ऑफ सेल है। ओ मतलब चलिए, तो मैंने बोला कि यहाँ से लग के लेके यहाँ तक आप जाओगे सरफेस तक तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा, वो उतना ही रहेगा जितना सरफेस पे है, जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा। तो मान लेते हो 5 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट का फिगर मान लो। तो आर डिस्टेंस तक मतलब यहाँ तक जो है, यहाँ तक ये पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट, ये 5 वोल्ट ही रहेगा जैसे जितना ये होगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट ये आता है आपका यहाँ जैसे आया था वो, है ना। ये आउटसाइड पॉइंट यहाँ था बाहर पी, ये, और फिर वो सेंटर से आपकी डिस्टेंस कितना लिया था उसने आर। तो फिर आप बाहर जो वो आर के साथ वेरी करता है इस रीजन, यहाँ इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है वी एंड दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्स, स्क्वायर नहीं होता, आर ही होता है। फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा। तो ये वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर का ग्राफ ऐसे आता है। ये तो कांस्टेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक तो, और उसकी वैल्यू वही है जो सरफेस पे है डिस्टेंस आर के लिए, मतलब यहाँ डिस्टेंस आर हो गया आपका, यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा वी। और किसमें, इधर को हम वी प्लॉट कर रहे हैं और इधर को डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है जी। सो ये था। और उसके बाद लास्ट टॉपिक है इसका कि पोटेंशियल सरफेसेस। नाम से क्लियर है, एनी सरफेस विच हैज़ सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू
जिस सरफेस के लिए सेम होगी उस सरफेस को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। सो यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ही सेम है हर पॉइंट पे, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है दो पॉइंट्स के बीच, उस सरफेस पे जीरो है, तो जो ई डॉट डी एल जो मैंने बताया था कि वर्क डन बाई दिस क्यू नॉट ई टू मूव ए टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस हैविंग लेंथ डी एल, तो वर्क डन क्या हो जाएगा फिर, पोटेंशियल डिफरेंस ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ई डॉट डी एल जीरो हो जाएगा, तो ई डॉट डी एल जीरो हो गया, तो ई डी एल कॉस थीटा जीरो हो गया, तो कॉस थीटा को यहाँ से जीरो होना पड़ेगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू 90 के लिए होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 90, और यहाँ थीटा जो होगा वो एंगल होगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब आपने ये सीख लिया कि ई और डी एल में जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ के परपेंडिकुलर है तो स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ इक्विपोटेंशियल सरफेस का ही हिस्सा है, इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के भी वो परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल होगी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात है याद रख लें आप, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस ने बताया था कि डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो यदि यही चीज़ जीरो है तो ये डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट जीरो हो गया, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा यहाँ, तो डब्ल्यू फिर मैंने बताया कि ये होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उस टेस्ट चार्ज को लगा क्यू नॉट ई इन डॉट डी एल बताया था मैंने, और वे डी एल जो स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, जिस लेंथ पे टेस्ट चार्ज को आपने मूव करवाना है, तो वो जीरो हो जाएगा, और इसको फिर सॉल्व किया तो थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। आपने ये सीख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, पहले तो आपने ये बात नहीं भूलनी है। ठीक है जी। और उसके बाद फिर यदि हम बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं ये आपको पता होना चाहिए कि एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की शेप कैसी होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से कैसी होगी, टू लाइक चार्जेज हैं उनकी वजह से कैसी होगी, टू अनलाइक चार्जेज हैं उनकी वजह से कैसी होगी, और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एंड दैट विल फिनिश माय लेक्चर। ओके, सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सो यदि मैं यहाँ से चलूँ तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से पहले चार केस बताए मैंने। सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल लिखा है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, पॉइंट सोर्स चार्ज यू कैन से, ये ठीक है। सो इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देखते हैं अब ऐसे मिलेंगे आपको, बड़े ध्यान से देखेंगे यहाँ, ये होने वाले हैं आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये ठीक है जी, ये देखिए समझने वाली बात है, ध्यान से समझेंगे, वेरी सिंपल। सो ये होने वाला है, यहाँ देखो सो ये शेप आपको दिख रही है, ये है आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज जो पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइन चलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा रेडियली आउटवार्ड्स होती हैं, उससे बाहर की तरफ चलती हैं, तो ये लाइंस दिखाई गई हैं इलेक्ट्रिक लाइंस जो बाहर की तरफ चलती हैं, दे आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवार्ड्स। ठीक है। सो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो आपका चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है डिस्टेंस आर पे, वो होता है कांस्टेंट के क्यू अपॉन आर, मतलब पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। सो नज़दीक वाले पॉइंट होंगे वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगी तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सो एक चीज़ डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं R1, तो पोटेंशियल मान लेते हैं V1। तो इस डिस्टेंस के लिए देखो यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो R1 है, सेंटर से पॉजिटिव चार्ज से R1 है, ये भी R1 ही होगी, ये भी चारों तरफ लो बराबर R1, ये भी R1 ही होगी, ये भी R1 होगी, ये भी R1 होगी, ये भी R1 होगी। तो ये सारे पॉइंट जो मैं बना रहा हूँ अभी, ये सारे कितनी डिस्टेंस पे हैं इस पॉजिटिव चार्ज से जो सेंटर में बैठा हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में, ये चार्ज पॉजिटिव है सेंटर में,
इसको ना भूलें, ठीक है। और ये जो मैंने पॉइंट्स लिए ये कितने डिस्टेंस पे लिए सारे मैंने R1 पे, R1 डिस्टेंस पे लिए सारे मैंने R1 पे। तो मुझे कौन बताएगा कि इन सारे डिस्टेंस R1 पे हैं, तो जितने भी पॉइंट्स लिए मैंने ये एक स्फीयर के सरफेस पे पड़ेंगे। एक सरफेस ड्रॉ करो जो उन पॉइंट्स को मिला रहा है, वो स्फीयर बनेगा। तो इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे ये R1 डिस्टेंस पे होंगे, तो इन सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होगा, V1। तो इस स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल V1 होगा, V1 होगा, V1 होगा, V1। ये तभी इसको बांध लिखा है यहाँ पे, सफ़ियर बांध दिखा ना। इसमें जिसके सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो सेम पोटेंशियल पे होंगे, है ना। और चार्ज वो सफ़ियर के सेंटर पे होगा, ठीक है, ठीक है जी। सो अब आप थोड़ा आगे चलो। अब यदि मैं डिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ, मैं सेंटर से अब थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा हूँ उसकी तरफ, ये आ गया, मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं R2 है, तो V2 हो गया R2, मतलब V हो गया R2 ऐसे। तो ये भी पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, जब डिस्टेंस R2 है तो पोटेंशियल भी V2 हो गया। तो यहाँ पोटेंशियल V2 है, तो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला भी R2 डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ भी पोटेंशियल V2 होगा, यहाँ भी 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 R2 डिस्टेंस पे होगा तो V2 पोटेंशियल होगा, यहाँ भी V2 पोटेंशियल होगा। मतलब जो दूसरा स्फीयर मैंने ड्रॉ कर दिया, इसके सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो R2 डिस्टेंस पे ही होंगे। इसका मतलब उन पे पोटेंशियल V2 होगा और हर पॉइंट पे V2 ही होगा। तो स्फीयर 2 के सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे और उस स्फीयर के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज बैठा होगा, तो स्फीयर के सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और उसकी वैल्यू मैंने बोल दी V2। वैसे ही कोई और डिस्टेंस ले लो तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R3 हो जाएगा। यदि R3 लिया तो पोटेंशियल उन पॉइंट्स पे V3 हो जाएगा। वो ये है R3 मान लो, तो यहाँ पोटेंशियल V3 है, यहाँ भी R3 होगी उस चार्ज से डिस्टेंस V3, यहाँ भी V3। तो आप ये सीखते जा रहे हैं यहाँ से, ये जो मैंने पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए, स्फीयर्स ड्रॉ किए मैंने, और कौन से कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स मैंने ड्रॉ कर दी, या कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स मैंने ड्रॉ कर दिए। क्या ड्रॉ कर दिए बोलो, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ड्रॉ कर दिए उस चार्ज के अराउंड, और चार्ज उन स्फीयर्स के सेंटर पे है, पॉजिटिव है, और वो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है और वो पॉजिटिव है, ये बताया मैंने। तो आपने ये सीखा यहाँ पे कि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं उनकी शेप होती है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, और वो चार्ज उन स्फीयर्स के सेंटर पे होता है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब यही है कि उनका सेंटर सेम है और सेंटर पे कौन बैठा हुआ है, वो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये सीखा आपने यहाँ से कि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं और चार्ज उनके सेंटर पे होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे करें तो एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली है कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो आपका E होता है वो होता है -dV/dx या dr, है ना, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था ना। सो यदि dV कांस्टेंट है फॉर सेम चेंज इन पोटेंशियल है, मान लो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके और इसके बीच उतना ही है जितना इसके और इसके बीच है सपोज, तो E यहाँ से dV कांस्टेंट हो गया तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr हो गया। ये समझने वाली बात है भाई। सो जैसे ये वाला सरफेस ले लेते हैं, पहला ये दिख रहा है आपको, जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल V1 है, और ये दूसरा है, इसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल V2 है, मैंने बताया था अभी कि पोटेंशियल है ये, कि पोटेंशियल का मतलब जितने पॉइंट्स इसके सरफेस पे पड़ेंगे उन पे उनके ऊपर पोटेंशियल V2 ही होगा, और जो इस पे पड़ेंगे उसके ऊपर V1 होगा, ठीक है। और ये जो dr यहाँ दिख रहा है ये सेपरेशन है इन दो सरफेसेस के बीच, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है dr। तो यदि सेपरेशन कम होगी, dr कम होगा, मतलब सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यदि कम होगी, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, ये पढ़ने का मतलब। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा इस रीजन में इसलिए होगी क्योंकि चार्ज के नज़दीक ही पड़ेंगे सारे पॉइंट्स, है ना, इस चार्ज के नज़दीक ही पड़ेंगे, नज़दीक ही पड़ेंगे, तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो dr क्या होना पड़ेगा, dr को कम होना पड़ेगा। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच जो स्पेसिंग होगी वो कम होगी वहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। अच्छा से दूर चलो, आप थोड़ा दूर दूर यहाँ चलते हैं, देखो ये इसके और इसके बीच स्पेसिंग ज़्यादा क्यों है बताओ मेरे को, क्योंकि इस चार्ज से थोड़ा दूर चले गए आप, तो ये पॉइंट्स जो इस चार्ज से काफ़ी दूर चले गए, दूर चले गए तो डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी इस रीजन में, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज के बीच जो सेपरेशन है वो बढ़ जाएगी, दैट्स वाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस
थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, एक चीज़ ये रखें ध्यान यहाँ से। और अब करेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे दिखते हैं। ठीक है, क्या बोला, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे दिखते हैं यदि कैसी फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस केस में पॉइंट चार्ज के केस में आपने क्या सीखा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं दैट विल बी ए सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स और हैविंग चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एट देयर सेंटर। ठीक है जी। सो अब दूसरा केस करने जा रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज हो गया, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या होती है, ऐसी फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, सो ये दूसरा केस है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे यदि आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उसमें आपने ये करना है, देखो ये डायग्राम ऐसे दिखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दे विल बी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, ये ऐसे दिखने वाले हैं। ठीक है जी, ये ऐसे दिखने वाले हैं ये। सो ये मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी और डायरेक्शन हर पॉइंट पे, जिस रीजन में वो निकल रही है, हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, so, जैसे ये है, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस सिंपली पैरेलल एरोस। पैरेलल एरोस दिख रहे हैं आपको, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैविंग एरो। और ये पॉजिटिव जहाँ से आ रही हैं लाइन और जा कहाँ रही होती है सबको पता है, नेगेटिव की तरफ, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो इस केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको पता है डी वी अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी वी अपॉन डी आर अभी बताया, माइनस ई होता है, पर ई तो कांस्टेंट है, तो डी ई तो कांस्टेंट है हर जगह, मैंने बताया यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म है तो ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो डी वी डी आर इधर चला जाएगा, तो डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आर हो गया। ये चीज़ भी समझनी है आपने यहाँ पे। तो इस केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन सरफेसेस होंगे, पैरेलल प्लेन्स which are perpendicular to electric field lines और you can say which are perpendicular to electric field। ठीक है, सो इस केस में बोलो जरा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की शेप कैसी होती है, इट इज़ ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स which are perpendicular to electric field, which are perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने यहाँ तीन सरफेसेस बनाए दिख रहे हैं आपको, तीन प्लेन सरफेसेस हैं, तो जितने भी पॉइंट्स इस सरफेस पे होंगे उनके ऊपर पोटेंशियल वी वन ही होगा, मीन वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। और जितने भी थोड़े इस पे होंगे, जितने भी पॉइंट्स इस पे होंगे उनके, हाँ हर पॉइंट के ऊपर हर पोटेंशियल, हाँ हर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो V2 होगा। और जितने भी यहाँ होंगे पॉइंट्स इस सरफेस पे, उनमें उनके ऊपर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा और दैट विल बी V3। ठीक है, और यहाँ आप देख लो कि यदि डी आर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का सेपरेशन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी आर है, ये डिस्टेंस मान लो डी आर है, तो डी आर हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बी है। बोलने का मतलब कि जो आपका इनके बीच का डिस्टेंस यदि डी आर है तो डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी टू जो होगा वो V2 माइनस V3 के बराबर होगा। तो ये डिस्टेंस dr है तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा, वो भी dr ही होगा। बोलने का मतलब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, इन दोनों के बीच भी 5 वोल्ट है, मतलब डी भी कांस्टेंट हो गया। तो इन दोनों के बीच जो सेपरेशन होगा मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के बीच भी सेपरेशन 2 सेंटीमीटर ही होगा, ये है बोलने का मतलब, ये रखें ध्यान। ठीक है,
और आपको ये भी पता है कि ई जो होता है बेसिकली वो होता है माइनस टी वी अपॉन डी आर। अब यहाँ ई कांस्टेंट है, और ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होती है, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलॉन्ग डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जिस तरफ पोटेंशियल कम हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड V1 इज ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन क्या होगा यहाँ V3, मतलब 7 ग्रेटर देन 5, ऐसे समझ लो ग्रेटर देन 3। तो सबसे कम पोटेंशियल किधर है V3, ये पोटेंशियल इधर कम V3। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कम पोटेंशियल की तरफ है, कम पोटेंशियल की तरफ है, मतलब V3 की तरफ है। देखो इधर जा रही है, तो क्योंकि ये इक्वेशन यही बोलती है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन दी डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये रखें ध्यान, यहाँ समझ आ गई बात ये, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, कांस्टेंट थी, तो डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी आर। अब डी आर यहाँ है सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वो सेपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगी। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच होगा उतना ही यदि इसके और इसके बीच है तो इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो इस सेपरेशन के इक्वल होगा। ठीक है जी, तो ये रखें ध्यान। और आगे चलते हैं, तीसरा केस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू, यदि दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो कैसे होंगे। ठीक है, यदि दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तीसरा केस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू लाइक चार्जेस। सो ये होने वाला है, लिखने वाले हैं आपको ऐसे। ये ठीक है, सो ये होने वाले हैं। तो इसमें सिंपली है कि जो डॉटेड लाइंस हैं वो आपको मैंने बताया था कि वो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं ड्यू टू दी सिमिलर चार्जेस या कैन से लाइक चार्जेस। तो इक्विवेलेंट सर्फेसेस ऐसे दिखते हैं भाई। ठीक है, जो डॉटेड लाइन है दैट रिप्रेजेंट सिंपली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, एंड ये जो आपके थिक सर्कल्स बने हैं चार्ज के चारों ओर दोनों की तरफ, ये रिप्रेजेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। थिक सर्कल जो है इस केस में, थिक सर्कल्स रिप्रेजेंट क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये आ गया। एंड ये जो डॉटेड लाइन है दे रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अराउंड इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है जी, अब इन दोनों की वजह से यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ऑब्टेन करने हैं तो इन इन टू केसेस द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन बी ऑब्टेन्ड, or you can say are obtained by adding electric potentials at a point due to both charges algebraically। ठीक है, एक बार फिर लिखते हैं, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्यू टू बोथ चार्जेस एट ए पॉइंट can be obtained by electric potentials, can be obtained by adding electric potentials due to both charges algebraically। ठीक है, equipotential surfaces due to both charges at a point can be obtained by adding electric potentials algebraically। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे obtain करना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका भी होगा इसका भी होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा, इस पॉइंट पे पैसे, इस पॉइंट पे पैसे, इस पॉइंट पे पैसे, इस पॉइंट पे पैसे, इस पॉइंट पे। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट ए पॉइंट ड्यू टू बोथ चार्जेस अलजेब्रिकली। ठीक है जी, तो ये रखें ध्यान, तो ये था। और इस केस में जो थिक सर्कल्स हैं दे रिप्रेजेंट क्या, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, एंड डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और अगला लास्ट इलेक्ट्रिक ड्यू टू अनलाइक चार्जेज होंगे तो कैसे होंगे, ये क्वेश्चन यहाँ अनलाइक आ गया यदि, तो वो केस नंबर बन जाएगा 4, तो ये बनेगा नंबर 4। ठीक है, और सो ये होने वाला है, तो यहाँ आ जाएगा अनलाइक, और यहाँ 3 की जगह हो जाएगा 4।
सो भी ऐसे दिखने वाले हैं। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अनलाइक चार्जेस, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, उसकी भी आपको मैं ऑब्टेन वैसे करने हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बोथ चार्जेस एट ए पॉइंट अलजेब्रिकली। ठीक है जी। सो ये आने वाले हैं, देखो ये शेप दिखने वाली है आपको, ऐसे शेप दिखती है भाई ये। ठीक है, अनलाइक चार्जेस की वजह से ऐसे दिखते हैं। और अनलाइक चार्जेस की वजह से आपको पता ही है कि ये जो डॉटर लाइंस हैं दे आर सिंपली इलेक्ट्रिक लाइंस इस फिगर में, और जो आपके थिक सर्कल्स ये दिख रहे हैं अराउंड द चार्जेस दे रिप्रेजेंट द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज एंड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज इन बोथ द केसेस, दैट इज़ इन दोनों की वजह से जो मिलेंगे, हाँ, वो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को ऐड करना पड़ेगा इन दोनों की वजह से, अलजेब्रिकली उन पोटेंशियल को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज कैन बी ऑब्टेन्ड एट ए पॉइंट बाय एडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू बोथ चार्जेस एट दैट पॉइंट अलजेब्रिकली। ओके जी। सो ये थे, इसमें जो थिक सर्कल्स हैं दे रिप्रेजेंट इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज एंड डॉटर लाइंस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, अब जैसे आपको ये बताया गया कि ख़त्म हो गया चैप्टर कि जी जो आपका पोटेंशियल होता है एट ए पॉइंट वो होता है कितना वर्क हुआ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, ये बताया आपको। सो ऐसे एक न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं आपसे कि मान लो 6.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल वर्क किया गया किसी 1 कूलम चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसको लाने के लिए? इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए। कहाँ से लाना? इन्फिनिटी से लाना। कहाँ लाना? किसी पॉइंट पी पे, किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन लाना? इलेक्ट्रॉन। कितना वर्क हुआ? इतना। तो बताओ पोटेंशियल क्या होगा जिस पॉइंट पे लेके आए, जैसे पी पे लेके आए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज भरना पड़ेगा 1.6 इंटू मैग्नीट्यूड उसका ये। तो इतना वर्क हुआ, चार्ज की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा पार्टिकल होता है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, पता ना आपको। तो ऐसे आप छोटी छोटी न्यूमेरिकल जो हैं उनको आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आप यदि कैंसिल करेंगे तो सारा कट जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 जूल पर कूलम वोल्ट होता है, तो 4 वोल्ट पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, सो ऐसे आप ये न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, वेरी सिंपल। और यदि इसमें जैसे ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो वो इसमें तो बड़ा सिंपल सा है कि पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे किसी ने बोला कि जी ये कोई पॉइंट है, इसके ऊपर इस चार्ज का पोटेंशियल लग रहा है और इसका भी लग रहा है, ये Q1 है और ये -Q2 है। तो आपने बोला डिस्टेंस बताओ, हमने बता दी। तो नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगा? तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा इस पर V = K Q1/R1। ये रखना ध्यान कि दूसरा चार्ज नेगेटिव है, उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो ये रखना ध्यान, बिकॉज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। ये आ जाएगा, बाकी वैल्यूज पुट कर लो आप, क्योंकि डायरेक्शन का तो इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और यदि एक और न्यूमेरिकल मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि गोल्ड न्यूक्लियस दिया है आपको, दिस इज गोल्ड न्यूक्लियस सपोज, ये स्फेरिकल शेप में है। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज सबको पता है पॉजिटिव होता है और वो होता है Z/E। जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और ई चार्ज ऑन प्रोटॉन है। तो ये कौन सा न्यूक्लियस दिया है? गोल्ड। गोल्ड का एटॉमिक सिंबल होता है Au। तो गोल्ड न्यूक्लियस का जेड जो होता है वो 79 होता है, आपने याद रखना। ठीक है, गोल्ड का जेड कितना होता है? 79, ये रखें ध्यान। सो क्वेश्चन है इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा इसका। सारा का सारा हम चार्ज मान लेंगे इकट्ठा हो गया, और फिर हम बोलेंगे कि इसके सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए यार। तो मान लो आर भी दिया है आपको, जैसे कुछ भी दे दी, वैल्यू भी दे दी, लो रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस दे दिया ये। ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर भी दे दिया। तो बताओ इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल इसके आपको पता ही है, वी सरफेस पे हो जाएगा, हाँ, 1/4πε0 के, जिसको बोलते हैं Q/R। अब यहाँ Q की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? ZE। ये है हमें, बिकॉज चार्ज जो होता है गोल्ड न्यूक्लियस पे वो होता है ZE। किसी भी न्यूक्लियस पे चार्ज होता है प्लस ZE। तो गोल्ड पे हो जाएगा 79, उसका एटॉमिक नंबर होता है 79 इंटू ई, फिर ई चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो गोल्ड के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है पॉजिटिव? बोलो 79 प्रोटॉन्स के बराबर, और इसकी वैल्यू पुट कर दो 9 इंटू 10⁻9। और क्यू मैंने बताया ZD मीन्स 79 ई की वैल्यू तुम्हें पता है, और आर की वैल्यू ऊपर दी हुई है। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये आ जाएगा वी एस = 9 इंटू 10⁻9
79 इंटू ई की वैल्यू चार्ज ऑन प्रोटोन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन आर, आर मीन्स ये 6.6 इंटू 10⁻⁻15 और ये बोल्ट में आंसर आ जाएगा। दिस विल बी दी पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। तो इसमें सिंपल यही था कि गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर आपको चार्ज पता होना चाहिए। वो होता है किसी भी न्यूक्लियस पे जनरल चार्ज होता है प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन प्रोटॉन, मतलब जेटी। प्रोटॉन्स उसमें 79 है, तो 79 प्रोटॉन्स के बराबर चार्ज हो गया गोल्ड न्यूक्लियस पे 79 ई। बस यही था, क्यू की वैल्यू 79 ई भरनी है, बस यही था मेन, बाकी तो सिंपल ही था। ओके देन